जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम संस्कृत के टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उद्देश्य, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य है। ऑप्शन है 4। कहा गया है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना, नहीं। उपलब्धि को मापना, नहीं। छात्र के दोषों को अन्वेषण करना या फिर खोजना, नहीं। बल्कि रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? बोधनो अध्ययनो उन्नतिकरणम, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा बोधन, मतलब ज्ञान के अध्ययन की उन्नति करना। क्या है? ज्ञान के अध्ययन की उन्नति करना, ये रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है पंच पंचाशत को अंक में लिखेंगे। पंच पंचाशत को बताना है, अंकों में कैसे लिखेंगे? तो देखिए साथियों, यहाँ ऑप्शन ए में क्या है? 500 लिखा है। तो भैया 500 को क्या लिखा जाएगा? 500 को लिखा जाएगा भैया पंचशती। क्या लिखा जाएगा? 500 को पंचशती लिखा जाएगा। इसके बाद 51, 51 को लिखा जाएगा 1/50। ठीक है। 50 को लिखेंगे हम, 50 को लिखेंगे हम 50। क्या लिखेंगे? 50 को हम 50 को लिखेंगे हम 50। और 55 को क्या लिखेंगे? 55 को लिखेंगे हम 5/50। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 55 को लिखेंगे हम 5/50। ठीक है। सारे पॉइंट ध्यान रखना, मैंने सभी के बता दिए हैं कि किसको क्या लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो अवश्य ही कर दें। चलिए, कहा गया है भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम है। बताना है भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम किसका है? लक्ष्य भाषा का, निर्गल उपयोगः, नहीं। परिवीक्षित भाषा शिक्षण, नहीं। क्या है? उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षण, नहीं। बल्कि क्या है? यथार्थतां निर्धारितुम व्याकरणस्य उपयोगः, अर्थात यथार्थता को निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग करना, इसी का नाम क्या है? नियंत्रण है। क्या है? इसी का नाम है नियंत्रण। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यथार्थता निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग करना। यथार्थता से मतलब क्या होता है? शुद्धता, है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, और इसमें मैंने व्याकरण के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आई थी कि सर जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो भी आप हमें कंप्लीट करवा दें। चलिए, कहा गया है तमह का विलोम शब्द क्या है? तमह, इसका विलोम बताना है, क्या होगा? देखिए साथियों, अधर्मः, अधर्मा का विलोम क्या होगा? धर्मः होगा। होगा। निषेध का विलोम क्या होगा? विधि होगा। फिर ठीक है, सुलभः, सुलभः का विलोम क्या होगा? सुलभः का विलोम होगा दुर्लभः होगा। और प्रकाशः का विलोम होगा तमः। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तमः का विलोम होगा प्रकाशः। ओके। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, और देखिए हिंदी और संस्कृत में भाई थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चाहे संधि हो, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, बस उसमें थोड़ा
रूप बदल जाता है शब्द का। इतना आपको संस्कृत में डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहा गया है? संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार के द्वारा दर्शाया जाता है? अच, हल, अल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, यहां पर आपको 3 बातें ध्यान रखना अनिवार्य है। कौन कौन सी? देखिए साथियों, ध्यान रखना, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के द्वारा स्वरों को दर्शाया जाता है, ठीक है। और हल प्रत्याहार के द्वारा व्यंजनों को दर्शाया जाता है, ठीक है। और अल प्रत्याहार के द्वारा संपूर्ण वर्णमाला को दर्शाया जाता है। क्लियर? आप चाहें तो कॉपी में ये नोट कर लें। तो यहां पर क्या है? व्यंजन वर्णों को, तो भैया व्यंजन वर्णों को दर्शाते हैं हम हल प्रत्याहार के द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है कि आपको क्वेश्चन से संबंधित और भी जानकारी दे दूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। और संस्कृत से डरिए मत भाई, संस्कृत बहुत इजी है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है कंठ शुद्धि ही सुष्ठु उच्चारणम लयः वेगः निरर्गलता चेतई कंस यंसः। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ साथियों कि कंठ शुद्धि से शुद्ध उच्चारण में लय, वेग की निरर्गलता किसके आवश्यक अंश हैं? बताएं आप लोग। तो देखिए सीधा सा है, लय, वेग, शुद्ध उच्चारण, कंठ शुद्धि। तो भैया इसका संबंध बताना है किससे होगा? लेखन कौशल से। भैया लेखन कौशल से कहां से हो जाएगा इसका? पठन कौशल से नहीं, ठीक है। बल्कि इसका जो उपयोग है या अंश है किसका है? वाचन कौशल का। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वाचन कौशल से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चरितम पद का बताना है, संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए तो देखिए यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका संधि विच्छेद कैसे होगा भाई मेरे? सत प्लस चरितम। तो ऐसा दिया है मैं ऑप्शन बी में, यही अपना राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है प्रतिदिनम में कौन सा समास है? अब देखिए यही क्वेश्चन हिंदी में देते तो लिखा मिलता है आपको प्रतिदिन में कौन सा समास है, लेकिन अभी हम क्या है संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो देखिए बता चुका हूं संस्कृत और हिंदी में भाई कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बस, ठीक है। तो प्रतिदिनम में बताना है कौन सा समास है। तो यहां पर देखिए पहला पद क्या है? अव्यय है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है यो छात्रः भाषाम अर्जन्ति अनेन विधानेन। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ युवा छात्रों में भाषा को अर्जित करने के अनेक विधान हैं या अनेक विधियां हैं, है ना। तो बताना इसमें से कौन सी सबसे अच्छी होगी। प्रश्नोत्तर को कंठस्थीकरण करना नहीं, व्याकरण परीक्षा इसका कोई लेना देना नहीं है, पाठ्य पुस्तक को पढ़कर उसके उत्तर लिखना नहीं, बल्कि क्या है भाषा अर्जित करने के लिए सर्वोत्तम इसमें से क्या होगा? क्या है? वास्तविक जीवन संदर्भेषु तस्याम भाषायाम व्यवहरन्ति। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ वास्तविक जीवन के संदर्भ में उस भाषा का व्यवहार करना। ये युवा छात्रों में भाषा अर्जित करने का सर्वोत्तम विधान होगा या विधि होगी। ऑप्शन ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं, ठीक है। देखिए यहां कहा गया है छात्र केंद्रित
शिक्षा कक्षयः स्वरूपम किम। देखिए आपको सीधा यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, आपसे अर्थ निकालते बिल्कुल भी ना बने तो भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर छात्र केंद्र शिक्षा कक्ष का स्वरूप कैसा होता है ये बोला गया है ना भैया। कोई अलग बात नहीं है संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी थोड़ी अलग से आई है क्या भैया, संस्कृत से ही बाद में हिंदी आई है ना। तो देखिए छात्र केंद्र शिक्षा कक्ष का स्वरूप कैसा होता है, कठोर अनुशासन नहीं, स्थिर उपवेशन व्यवस्था होती है नहीं होती है, सिद्धि मापन के लिए नियुक्त परीक्षा बिल्कुल नहीं, बल्कि छात्र केंद्रित शिक्षा कक्ष होती है। वो कैसी होती है, क्रियाकल्प वैविध्यम, अर्थात क्या है, अर्थात इसका अर्थ हुआ क्रियाकलापों की विविधता। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। टोटल भाई इसमें 20 प्रश्न हैं, वीडियो कंप्लीट देखना, पहले ही बोल दिया था। चलिए पुत्री का पर्यायवाची बताना है क्या है। सभी साथी या तो आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। तो देखिए पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा, तनया। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ध्यान रखना तनया, तनुजा और सुता, ये भैया सभी पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और गलती होती है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है हम गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं, बिना गलती के कोई नहीं सीखता भैया, है ना। कोई जन्म से कुछ सीख कर नहीं आता, सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो भैया गलती तो होंगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ व्याकरण बोधन या व्याकरण ज्ञान की श्रेष्ठ विधा कौन सी है, बताना है। व्याकरण के ज्ञान की श्रेष्ठ विधानम कौन सी है। विधान से मतलब क्या है, विधि मान लो आप। ठीक है, व्याकरण के ज्ञान की श्रेष्ठ विधि बताना है कौन सी है। तो देखिए सूत्रों को कंठस्थीकरण करना। भैया देखिए शिक्षण में भैया कभी भी कंठस्थीकरण करने की बात नहीं होती है। जब भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे तो उसको क्रॉस पहले ही कर दो। ठीक है, नियमों का अनुसरण कर अभ्यास बिल्कुल नहीं, बल्कि यहां पर ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानाम व्यक्तिकरणम, अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ उदाहरण के द्वारा व्याकरण नियमों को व्यक्त करना। क्या है, उदाहरण के द्वारा व्याकरण नियमों को व्यक्त करना, ये व्याकरण के ज्ञान की श्रेष्ठ विधि होगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 15, 20, 27 या फिर 22। तो मेरे भाई संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक या फिर इच्छावाचक। बताएं आप लोग यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब कैसे है, यहां पर क्या है, सभी लोग कैसे, सभी लोग सुखी हों। क्या है, सभी लोग कैसे सुखी हों, ये यहां पर इसका अर्थ होगा। मतलब क्या है, सभी सुखी हो, ये हमारी क्या है, इच्छा का बोध हो रहा है। हमारी इच्छा है कि सभी कैसे हैं, सुखी हो सभी लोग। तो इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, जिस वाक्य से इच्छा का बोध होता है तो क्या है, वो इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे मैंने कहा राम जल्दी ठीक हो जाए, तो मतलब क्या है, ये मेरी इच्छा है कि राम जल्दी ठीक हो जाए, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है पठन कौशलम छात्र ही तदा ग्राह्यते यदा, यहां पर इसका अर्थ हुआ साथियों, पठन कौशल छात्रों
द्वारा तभी सार्थक होता है जब पठन कौशल बताना है छात्रों में सार्थक कब होता है, जब वह उसको उच्च रूप में पढ़ते हैं, मतलब जोर से नहीं, कठिन परीक्षा नहीं, संवेग के साथ पढ़ते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठयते। मतलब क्या है इसका अर्थ है जब वह अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं तभी पठन कौशल सार्थक होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, और यही काम आप भी किया करो भैया, कुछ भी पढ़ते हो तो थोड़ा मन में उसको अर्थ भी आप ग्रहण करते चले, इससे आपको बहुत बेनिफिट आगे चलकर मिलने वाला है। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 16 में, क्या कहा गया है सभी छात्र देखें यहां पर, सामाजिक संपर्क से संस्थापनाएं संरक्षणाएं च भाषा या उपयोग एवं अभिधीयते। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औपचारिक उपागम नहीं, विश्लेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष उपागम नहीं। ध्यान रखना, सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग को कहा जाता है भाषा यह संवादात्मक क्रिया, अर्थात भाषा की संवादात्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, यदि मेरे द्वारा संस्कृत के किसी शब्द का उच्चारण करते समय कोई अशुद्धि होती है तो मुझे माफ करना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कहा गया है संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है लट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर लंग लकार। बताएं आप लोग करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखना, भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है लट लकार का, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और जो लट लकार है इसका प्रयोग होता है वर्तमान काल में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कहा गया है कर्मण्ये बाधिका रस्ते श्लोकांश का आशय है। जो यहां पर कहा गया है कर्मण्ये बाधिका रस्ते है ना, इसका अर्थ बताना है क्या है। देखिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब श्री कृष्ण ने क्या है अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ भैया ये है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। क्या कहा गया है भाई यहां पर कहा गया है रघुवंश महाकाव्य में मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है। जो रघुवंश महाकाव्य है जो कि कालिदास द्वारा कृत है, इसमें बताना है इसमें कालिदास ने किसकी वंदना की है इसके मंगलाचरण में। तो भैया इसमें की है उन्होंने शिव पार्वती की। ऑप्शन डी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है महाकवि कालिदास द्वारा कृत नाटक नहीं है। बताने समय से कौन सा महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। देखिए मालविकाग्निमित्रम ये तो भैया है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का है, और विक्रमो वर्षियम ये भी है। लेकिन जो ऑप्शन ए में कहा गया है मृच्छ कटिकम, ए भैया किसका है, ए भैया है शूद्रक का, ना कि कालिदास का। तो ऑप्शन ए हमारे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हमने संस्कृत के टॉप 20 प्रश्न पढ़ लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 20 में से, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो साथियों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।